अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 15 और इसमें हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का टॉपिक कवर करेंगे। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या है उससे बात कर लेते हैं पहले, और फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस की कि इसे हम क्यों करते हैं, इसका क्या फ़ायदा। ठीक है, तो फंक्शन सिंप्लीफिकेशन की बात की जा रही है। फंक्शन सिंप्लीफिकेशन का मतलब है वो जो हमारे पास बूलियन फंक्शन जनरेट होते हैं, जो एंड में हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, उसको सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई करने की बात की जाए। तो वाई सिंप्लीफिकेशन? तो सिंप्लीफिकेशन क्यों जरूरी है? सिंपलर एक्सप्रेशन यूजेस लेस लॉजिक गेट। इस पर पहले ही बात कर चुके हैं कि इक्वेशन सिंपल होगी तो डेफिनेटली गेट्स कम लगेंगे, और गेट्स कम लगेंगे तो आपका सर्किट चीपर होगा, कॉस्ट भी कम आएगा, और छोटा सर्किट है पावर भी कम लेगा, और फास्टर भी हो सकता है समटाइम्स। फास्टर इस तरीके से हो सकता है कि प्रोपगेशन डिले जो हमने बात की थी, हो सकता है कि जो एक्चुअल इक्वेशन है उसमें जब आप इम्प्लीमेंट करें तो 3 या 4 स्टेजेस या लेवल्स में जाके आपका सर्किट इम्प्लीमेंट हो रहा हो, जबकि आपने सिंप्लीफाई कर दिया हो तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो जाए। तो हो सकता है 2 स्टेजेस या 2 लेवल पे आपका आउटपुट जनरेट हो रहा हो। तो इस तरीके से फास्टर भी हो सकता है, क्योंकि आप प्रोपगेशन डिले भी कम कर देते हैं इवेंचुअली जब गेट्स के लेवल कम होते हैं। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स हमने पहले भी बात की है सिंप्लीफिकेशन के हैं। अब सवाल ये कि सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है। तो सिंप्लीफिकेशन के हमारे पास 2 टेक्निक्स मौजूद हैं। पहली टेक्निक है वो कहलाती है एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी आप बूलियन अलजेब्रा को मैनिपुलेट करें या कहना चाहिए सॉल्व करने की कोशिश करें यूजिंग बूलियन थ्योरम या पॉस्टुलेट जो हमने प्रीवियसली चैप्टर्स में कवर किए हैं। ठीक है, कुछ पॉस्टुलेट्स और थ्योरम्स हमने पढ़े थे, उनकी बेसिस पे हम इक्वेशन के अंदर उनको फाइंड आउट करें और अप्लाई करते हुए इक्वेशन को जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच के लिए आपको स्किल रिक्वायर्ड है, यानी स्किल कम से मुराद ये है कि वो सारे पॉस्टुलेट्स और थ्योरम को आइडेंटिफाई करने का स्किल आपके जहन में, इसका मतलब वो सारे पॉस्टुलेट्स और थ्योरम हर वक्त होने चाहिए। होंगे तो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी आपने देखा एक्स डॉट एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये एक थ्योरम है और इसका मतलब ये होता है। एक्स प्लस एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये है। एक्स प्लस जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है। एक्स प्लस वन आता है, इसका मतलब ये है। तो आइडेंटिफाई करने का स्किल, और आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब आपके जहन में वो सारे के सारे पॉस्टुलेट्स और थ्योरम वेगली ही सही हों। ठीक है, पूरे तो याद नहीं होंगे, लेकिन आप आइडेंटिफाई करने का स्किल रखना होता है। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ही स्किल रिक्वायर्ड होते हैं इसको। लेकिन ओपन एंड, आप इसमें जिस तरीके की फॉर्म में इक्वेशन को लाना चाहें ला सकते हैं, काफ़ी ओपन एंड होता है। दूसरी अप्रोच जो है वो कहलाती है कार्नोफ मेथड। ठीक है, ये डायग्रामेटिक टेक्निक है, वेन डायग्राम की तरह काम करती है। ठीक है, और एक बड़ा सिंपल सा इसमें कहना चाहिए कि एक ही थ्योरम अप्लाई हो रहा होता है। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में भी हम बहुत सारे थ्योरम यूज करते हैं, उनमें से एक थ्योरम या पॉस्टुलेट कह लें वो यूज कर रहे होते हैं। कार्नोफ मैथ में जब इस टॉपिक पे आएंगे तो डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल बता रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिकली जो है सिंप्लीफाई करती जाती है इक्वेशन। इजी फॉर ह्यूमंस पैटर्न मैचिंग स्किल है, पिक्टोरियल है, एज कम्पेयर टू एल्जेब्रिक। पिक्टोरियल को सॉल्व करना या अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान है, और इससे सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड फॉर्म्स आ जाती हैं, एसओपी भी आ सकती है, पीओएस भी आ सकती है, बट लिमिट टू नॉट मोर देन 6 वेरिएबल। बट इसकी लिमिटेशन क्या है? 6 वेरिएबल से ज्यादा ये सॉल्व नहीं कर सकता। 6 वेरिएबल से मतलब है 6 डिफरेंट इनपुट्स। ठीक है, यानी ABCDEF 6, या यह हो गया STUVWXY। ठीक है, 6 वेरिएबल्स का मतलब है 6 इनपुट वेरिएबल्स, 6 डिफरेंट इनपुट वेरिएबल्स। तो आप 6 तक सॉल्व कर पाते हैं, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। 6 क्या, आपको मैं 5 का सोल्यूशन भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि ये 5 में भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो के मैप के अपने प्लस माइनसेस हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के अपने प्लस माइनसेस हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे। algebraic manipulation aim to minimize number of literal and number of terms. number of terms का मतलब है अगर SOP है तो उसमें प्रोडक्ट टर्म्स हैं, वो प्रोडक्ट टर्म्स को रिड्यूस कर दें तब भी सर्किट छोटा हो जाएगा, या ओवरऑल लिटरल्स को कम कर दें तब भी आपका सर्किट छोटा हो जाएगा।
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है, नंबर ऑफ लिटरल कम हो जाते हैं, टर्म्स कम नहीं होती, नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाती हैं, लिटरल कम नहीं होती। लिटरल का मतलब ये है कि वही वाली बात जो मैंने बताई कि इससे 3 इनपुट्स हैं एक्स वाई जी, तो लिटरल क्या होंगे, एक्स एक्स बार, वाई वाई बार, जेड जेड बार। ठीक है, नंबर ऑफ लिटरल्स कम करने का मतलब ये है कि इक्वेशन में एक्स वाई आ रहा हो, जेड खत्म हो गया, ये लिटरल कम हो गए। ठीक है, या एक्स वाई और जेड बार आ रहा है, 3 लिटरल हैं, तो ये चीज़ है लिटरल। और टर्म का मतलब क्या है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ये चीज़ टर्म्स होती हैं। तो दोनों सूरतों में कम करने में हमारा सर्किट कम ही हो रहा है, तो हम फोकस करते हैं बस कम करने पे, इतनी फिक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं कि लिटरल कम हो रहे हैं या टर्म्स कम हो रहे हैं। लेट्स एम एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लिटरल। ठीक है, डिफिकल्टी नीड गुड एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन स्किल, एडवांटेज वेरी ओपन एंड। ठीक है, हो गई बात। तो एग्जांपल एक ये आपके सामने मौजूद है, जिसमें मेरे पास इनिशियली क्या है कि ये एक एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है और मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो 6 लिटरल्स मौजूद हैं, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बार और एक्स बार प्लस जेड, 6 टोटल लिटरल्स मौजूद हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है, इसमें पहला स्टेप वही है कि ऑब्वियसली बीच में डॉट लगा हुआ है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में या एंड कर दूंगा, और बिल्कुल डॉट वैसे ही सॉल्व होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, तो मेरी इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने अप्लाई कर दिया, एक्स डॉट एक्स, ठीक है, प्लस एक्स डॉट वाई हो गया, और फिर दोबारा बीच में प्लस वाई डॉट एक्स एंड वाई डॉट वाई बार। तो ये पूरी की पूरी मेरे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, लास्ट वाली टर्म को मैंने छोड़ दिया, दो को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत मैंने मल्टीप्लाई कर दिया या एंड कर दिया। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि इस एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई करें कुछ पॉस्टुलेट्स, अगर आप कर सकें, तो एक तो ये हाईलाइट हुआ हुआ है, वाई डॉट वाई बार। ठीक है, इसके अलावा अगर ध्यान दें तो एक्स डॉट एक्स भी एक पॉस्टुलेट हमने पढ़ा है, तो ये तो क्लियर क्लियर इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक्स डॉट एक्स और वाई डॉट वाई बार हो। तो एक्स डॉट एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? जी क्लास, एक्स डॉट एक्स किस चीज के इक्विवेलेंट होता है? ठीक है, एक्स के। और वाई डॉट वाई बार कर दूं तो क्या होगा? डॉट हो रहा है और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म का है, जीरो, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स डॉट एक्स का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, एक्स रह गया, और वाई डॉट वाई बार का रिजल्ट मेरे पास ये जीरो आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल से पॉस्टुलेट्स मैंने आइडेंटिफाई करे और कर दिए। अभी बीच वाली दो टर्म्स में अगर ध्यान दिया जाए क्या किया जा सकता है, एक्स डॉट वाई बार और एक्स डॉट वाई, तो इसमें मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ, ये मैंने एक्स कॉमन ले लिया, और ये बाकी टर्म ऐसे आ गए मेरे पास वाई प्लस वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो वाई प्लस वाई बार बच गया या वाई बार प्लस वाई बच गया। अब ये वाई बार प्लस वाई भी एक पॉस्टुलेट होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? वाई बार प्लस वाई इस चीज के इक्विवेलेंट होता है क्लास, 1 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और गेट में अगर इन्वर्टेड वैल्यूज भी आ जाएं, तो इन्वर्टेड में भी मतलब ये है कि अगर एक जीरो है तो दूसरी 1 होगी, और एक भी 1 है तो रिजल्ट क्या आता है हमेशा और गेट का 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो अब मेरे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन गई है? अब ये भी एक पॉस्टुलेट है, अगर आप ध्यान दें तो एक्स डॉट वन, एक्स डॉट वन भी एक पॉस्टुलेट है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? एक्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, एंड गेट में अगर एक लाइन पे 1 आ रहा हो तो आउटपुट पे वही चला जाता है जो दूसरी लाइन पे आ रहा हो, तो एक लाइन फिक्स 1 है, तो अगर 0 आएगा एक्स पे तो 0 चला जाएगा, एक्स पे 1 आएगा तो 1 चला जाएगा, और एक्स आ रहा है तो एक्स, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ रह गया एक्स। तो अब सिंप्लीफाई होके पूरी टर्म जो थी मेरे पास यहाँ वाले स्टेप पे, जो पूरी टर्म थी, ये जो मैंने एक्सपेंड की थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इस स्टेप पे ये सिंप्लीफाई होकर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गई है, एक्स प्लस जीरो, और फिर वही बात है एक्स प्लस जीरो, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? और गेट का परफॉर्म हो रहा है, और गेट में क्या है कि अगर मैं एक्स प्लस एक्स करूंगा तो एक्स आ जाएगा, और एक्स प्लस जीरो करूंगा तो भी एक्स ही आ जाएगा। तो ये मजीद सिंप्लीफाई होकर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, एक्स रह गया। तो ये पूरी जो टर्म मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करी थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स रह गई सिंप्लीफाई करते करते।
और मैं सिंप्लीफाई कैसे करता रहा, और आप ध्यान दें तो मैंने बड़े सिंपल से यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स अप्लाई किए हैं, एंड और वाले, और कुछ भी नहीं कर रहा। यानी मैं इंडेम्पोटेंसी अप्लाई कर देता हूँ या कॉम्प्लीमेंट वाला अप्लाई कर रहा हूँ, आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक वाले अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होते होते ये क्या हुआ, सिर्फ एक्स रह गया। तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बच गई है, एक्सप्रेशन ये बच गई है। ठीक है, एक्स है, और एक्स के साथ ये लास्ट वाली टर्म क्या थी मेरे पास, एक्स बार प्लस जेड। इस पे क्या किया जा सकता है, फिर वही वाली बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से अप्लाई कर दूंगा, यानी एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, एक्स डॉट जेड आ जाएगा। अब इसमें भी ध्यान दें तो एक्स डॉट एक्स बार, आपको पता ही है कि इसमें इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो सामने मैंने थ्योरम के नाम लिखे हुए हैं ना, ये पिछले स्टेप्स के लिखे हुए कि ये रिजल्ट आया क्यों है। यानी ये कॉम्प्लीमेंट जो इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली प्रीवियस स्टेप में अप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट बन रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ अप्लाई हुआ है। ठीक है, सिमिलरली ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो लिखा हुआ है, ये यहाँ अप्लाई हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये रिजल्ट बन गया, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि प्रीवियस स्टेप पे कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई हुआ है या कौन सा थ्योरम अप्लाई हुआ है कि ये रिजल्ट बन रहा है जो प्रेजेंट स्टेट में। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये जो सामने लिखा हुआ है, ये रिजल्ट जिस वजह से आया है वो वाला थ्योरम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें एक नेक्स्ट स्टेप में लिखे। तो एक्स डॉट एक्स बार क्या आएगा, वही बात है, डॉट हो रहा है, एंड हो रहा है, और एंड में अपोजिट वैल्यूज का एंड हमेशा रिजल्ट होता है जीरो। जीरो हो गया, और जीरो प्लस एक्स डॉट जेड का कुछ किया नहीं जा सकता मजीद, इसमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं है, कोई थ्योरम कोई पॉस्टुलेट अप्लाई नहीं हो रहा। और ये ओवरऑल इसको देखा जाए तो इस पे वही वाली बात है कि और हो रहा है, और में जीरो, कोई एक लाइन पर अगर जीरो हो तो आउटपुट पे वही चला जाता है, तो दूसरी लाइन पर तो जीरो यहाँ पर गायब हो गया, और सिर्फ रह गया मेरे पास एक्स डॉट जेड। तो इसका जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आ गया, एक्स डॉट जेड, यहाँ पे जीरो रह गया था हमारे पास, और ये बन गया एक्स डॉट जेड। तो इस इक्वेशन को जो मैंने इनिशियली 6 लिटरल से स्टार्ट की थी, इस पे मैंने कुछ अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन की करता गया, जैसे मर्जी कर सकता हूँ। वही वाली बात है कि हो सकता है आप में से कोई कहता है कि मैं आखिर की दो को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, आप वैसे भी कर सकते थे, और हो सकता है कि आपका रिजल्ट उस तरीके से भी एग्जैक्टली सेम आ जाता है या डिफरेंट भी आ सकता था। लेकिन इट्स वेरी ओपन एंड, जैसे कहा गया ना, ओपन एंड है, मतलब जरूरी नहीं है। अब आपके जहन में सवाल होगा मुझे कैसे पता लगेगा कि पहली दो को मल्टीप्लाई करना है, जरूरी नहीं है, आप किसी को भी कर सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी मैं दोबारा से बता देता हूँ थोड़ी सा। तो आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी स्टेप को कभी भी अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल और योर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि आप दूसरे पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर लें पहले, जो कि इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप पहली टर्म को तीसरी से मल्टीप्लाई करके भी स्टार्ट कर सकते थे, दूसरी तीसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करके, यानी प्रोडक्ट लेके एंड करके सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है, तो वेरी ओपन एंड होने का मतलब ये है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एल्गोरिथम कहीं पे भी आइडेंटिफाई करें, उसको सिंप्लीफाई करें। हाँ, लेकिन बात वही है कि अगर आप मल्टीपल सोल्यूशन कर सकते हैं तो देयर कैन बी अ सोल्यूशन विच इज बेटर देन द रेस्ट। यानी एक सोल्यूशन ऐसा हो सकता है जो सबसे बेहतर हो, और वो क्या है कि जाहिर सी बात है, अगर यहाँ 6 लिटरल से इवेंचुअली मेरे पास आखिर में कितने लिटरल रह गए, दो। एक सोल्यूशन आपने किया उसमें लिटरल आ रहे हैं 3, एक सोल्यूशन किसी और ने किया उसमें लिटरल आ रहे हैं 4। तो आप बताइए कौन सा वाला सोल्यूशन ज्यादा बेहतर कहलाएगा। जी क्लास, जनरल से क्वेश्चन है, कौन सा सोल्यूशन बेहतर कहलाएगा अगर मैं मल्टीपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने कहा कि इस सोल्यूशन में लिटरल रह गए दो, एक सोल्यूशन आया उसमें लिटरल रह गए 3, एक सोल्यूशन आया उसमें लिटरल रह गए 4। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें लिटरल कम है उसमें ही कॉस्ट कम है, उसी में हार्डवेयर कम है, उसी में पावर कम है, सब कुछ उसी में कम है। तो अगर मल्टीपल सोल्यूशन करते हैं तो उस केस में सबसे अच्छा सोल्यूशन जो कहलाएगा वो कहलाएगा जिसमें लिटरल कम से कम हो। ठीक है, ये हो गई बात। अब मुझे कहा गया था स्टेप 3 रिपीट कर दें, तो मैं उसकी तरफ चलता हूँ।
अच्छा, तो स्टेप 3 हमारे पास कौन सा है? स्टेप 3 है, अच्छा 1 2 3, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है मल्टीप्लाई करके या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके। फिर इसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से थ्योरम अप्लाई हुए हैं। तो एक्स डॉट एक्स, ठीक है, इंडेम्पोटेंसी है। वाई डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। और इन टर्म में मैंने सिर्फ और सिर्फ ले लिया एक्स को कॉमन, और कॉमन लेने से क्या होता है, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव ही बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ही लिख दिया। तो एक्स डॉट एक्स सिंपली एक्स रह गया, वाई डॉट वाई बार कॉम्प्लीमेंटेड था तो जीरो रह गया, और ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास फॉर्म आ गई एक्स डॉट वाई बार प्लस वाई। और फिर वाई बार प्लस वाई फिर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो रहा है, लेकिन और का कॉम्प्लीमेंट है जो कि रिजल्ट होता है हमेशा 1। ठीक है, और x को अगर मैं डॉट 1 करता हूँ तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, x ही होता है। तो ये टर्म सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रह गई x, और ये तो पहले ही x हो चुका था। ठीक है, और ये पहले ही 0 हो चुका था। ठीक है, अब और करना है मुझे, इन तीन टर्म्स का और करना है। ठीक है, अब 3 वाला और का तो मैंने कोई थ्योरम नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि मैं 2 स्टेप्स में कर लेता हूँ इसे। मैंने एक बात बताई थी ना आपको कि अगर आपके पास 3 इनपुट वाला और गेट नहीं है तो आप 2 स्टेप्स में कर लें। पहले मैं एक्स प्लस एक्स कर लेता हूँ, इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास क्या, एक्स। फिर इसके साथ मैं 0 कर लूंगा तो इसका रिजल्ट भी आएगा एक्स। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि ये 3 वाला जब भी आएगा तो आपको उसको दो दो पीसेस में ब्रेक करना है, ताकि आप वो 2 वाले थ्योरम इसको यूज कर सकें। मैं इसको किसी भी ऑर्डर में कर सकता था। मैं हो सकता है पहले कर लेता, मैं कर लेता एक्स प्लस 0, इसका रिजल्ट भी आता एक्स, और फिर मैं उसमें प्लस तीसरी टर्म एक्स को भी कर लेता तो उसका रिजल्ट भी आ जाता एक्स। किसी भी ऑर्डर में कर लें, इसका रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर 3 आ जाए 4 आ जाए, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसको 2 पीसेस में ब्रेक करके करें। इट्स लाइक कि आपके पास एक आईसी ऐसी मौजूद नहीं है जिसके 3 इनपुट वायर्स हों, बल्कि ऐसी आईसी मौजूद है जिसके 2 हों। तो आपको लैब में आइडिया हुआ होगा कि अगर 3 इनपुट्स वाला, अगर आप लैब आगे करेंगे या कर चुके होंगे कोई ऐसी, कि जिसमें 3 थ्योरी में जो डायग्राम बनी हुई है उसमें 3 इनपुट होंगे, लेकिन जब आपने एक्चुअली उसको हार्डवेयर पर इंप्लीमेंट किया होगा तो 2 इनपुट गेट्स मिले होंगे। तो उससे आपने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया होगा, उसको कैस्केड कर दिया होगा। ठीक है, तो कैस्केड करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो ये भी कैस्केडिंग ही है, लेकिन गेट्स बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया, क्लियर कर देते हैं। इस एग्जाम्पल में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी, कोई बात समझ में ना आई हो? चलें ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नंबर ऑफ लेटरल रिड्यूस टू 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 फ्रॉम 6। ठीक है, तो इवेंचुअली बेनिफिट एंड रिसोर्स। अच्छा, इसमें कहा गया हुआ है मिनिमल एसओपी भी फाइंड करें और पीओएस भी फाइंड करें। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन कुछ वियर्ड सी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे लिखी हुई है। तो जब भी कुछ समझ ना आए तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम कन्वेंशनल तरीका चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, यानी उसे एसओपी बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, अ, इस स्टेप में देखें, ये दोबारा से मैंने लिखी हुई है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये है मेरे पास, मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू करा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगा, एक्स डॉट वाई डॉट जेड हो जाएगी एक टर्म। ठीक है, जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरे में एक्स डॉट वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म से, यानी वाई बार डॉट एक्स। तो 2 टर्म्स क्या आ जाएंगी मेरे पास, एक्स बार डॉट वाई डॉट जेड, और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, एक्स बार वाई, और साथ ही साथ क्या लग जाएगा, वाई बार एक्स। तो ये 2 टर्म्स में सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये तीसरी टर्म फिलहाल ऐसी ही रहने दी, मैंने इसको भी सॉल्व नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद इस टर्म को अगर आप ध्यान दें तो इसमें क्या है, एक्स बार एक्स भी आ रहे हैं, वाई बार वाई भी आ रहे हैं। तो इनका प्रोडक्ट का रिजल्ट तो आपको पता लग गया कि क्या आने वाला है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंटेड टर्म मौजूद हैं और प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा मेरे पास, 0 ही आएगा। चाहे मैं पहले एक्स डॉट एक्स बार कर लूँ, फिर या वाई डॉट वाई बार पहले कर लूँ, इसका रिजल्ट इवेंचुअली हो जाएगा 0। ठीक है, आपको अगर मैं करके बताना भी चाहूँ, से ये वही वाली बात है, 4 टर्म्स हैं और एंड हो रहा है, तो पहले मैं कर लेता हूँ एक्स डॉट एक्स बार,
तो इसका रिजल्ट हो गया 0। ठीक है, पैरेलल में मैंने सॉल्व कर लिया था y डॉट वाई बार, और इसका रिजल्ट भी हो चुका था 0। और फिर अगर मैं 0.0 करता हूँ इवेंचुअली सॉल्व 0.0 इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से मैं पीस बाय पीस भी सॉल्व करूंगा तो इसका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हैंस क्या लिख दिया गया, 0 ही लिख दिया गया। तो ये आ गया मेरे पास 0। ठीक है, और 0 है और बीच में लगे हुए प्लस के साइंस, तो आपको पता है 0 तो यहाँ से चला ही जाएगा, 0 रिजल्ट में कभी भी नहीं आएगा। यानी ये 0 को मैं इसके साथ सॉल्व कर लूँ या इसके साथ सॉल्व कर लूँ, से मैंने 0 को इसके साथ सॉल्व कर लिया। तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा। और गेट हो रहा है ऑपरेशन, तो 0 यहाँ से चला जाएगा और y डॉट जेड ही मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा। किसी के साथ भी कर सकता हूँ, पहली टर्म के साथ भी कर सकता था, तब भी 0 रिमूव होता था ड्यू टू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ और गेट। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि ये बीच में 0 कैसे लिख दिया मैंने? क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, तो अब मेरे पास बची हैं दो टर्म्स। ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म पे अगर मैं फोकस करूँ तो क्या कर सकता हूँ? तो फोकस करके मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। तो कॉमन क्या आ सकता है इन टर्म में देखा जाए तो, एक है एक्स बार वाई जेड और वाई बार जेड। तो इसमें से जेड कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मैंने जेड को कॉमन निकाल लिया, ये जेड कॉमन आ गया। जेड कॉमन निकालूंगा तो इस तरफ रह जाएगा एक्स बार वाई और इस तरफ रह जाएगा वाई बार। ठीक है, तो इस पे कोई थ्योरम अप्लाई होता है अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यानी इस टर्म में हाईलाइट हुआ है कोई थ्योरम तो अप्लाई हो रहा है। ये थ्योरम हमने प्रीवियसली सॉल्व भी किया है, और ये थ्योरम है एब्जॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने सामने लिख दिए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन भी अप्लाई हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाएगा, लेकिन पहले एब्जॉर्प्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इस वाले स्टेप में है और डिस्ट्रीब्यूटिव इस वाले स्टेप में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन अप्लाई कैसे हो रहा है? एब्जॉर्प्शन का थ्योरम आपको याद होगा कि अगर मेरे पास इस तरह की टर्म्स आती हैं कि इस तरफ मौजूद है नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म या कॉम्प्लीमेंटेड, और इस तरफ उसकी अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मौजूद है, यानी इधर y है इधर y बार है, तो इधर से ये जो y वाला फैक्टर है ये रिमूव हो जाता था। एब्जॉर्प्शन थ्योरम है, 2-3 लेक्चर्स बैक हमने पढ़ा था, तो आप उसमें देख सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो यहाँ से ये वाली टर्म जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, ये टर्म हट जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा एक्स बार प्लस वाई। ठीक है, वो वाली टर्म हटती है जिसके साथ एक और लिटरल मौजूद है, जो अकेली होती है वो नहीं हटती। ठीक है, जो अकेली होती है वो वैसे ही रहती है, जिसके साथ कोई और लिटरल मौजूद है वाली टर्म एब्जॉर्ब हो जाती है। ये एब्जॉर्प्शन का थ्योरम हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था। ठीक है, याद आ रहा है ये थ्योरम या नहीं? चलिए रिकॉल कर लेंगे। खैर, एब्जॉर्प्शन का थ्योरम इसलिए पहले पढ़ा दिया था कि हमें बार बार रिकॉल ना करना पड़े। तो ये हो गया हमारे पास एब्जॉर्ब। जब ये एब्जॉर्ब हो गया, हमने एब्जॉर्प्शन के दो थ्योरम पढ़े थे, तो ये उनमें से एक है। एक तो सिंपल था और एक कॉम्प्लीमेंटेड वाला था। अच्छा, यहाँ से अगर y हट गया है तो वह z से मल्टीप्लाई करूंगा तो x बार z ये एक टर्म आ गई और y बार z दूसरी टर्म आ गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने इस पर अप्लाई किया। ठीक है, तो ये टर्म हो गई, और वही वाली बात है, इस टर्म को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाती, नहीं अप्लाई करता हूँ तो ये टर्म एज इट इज ऐसे ही रहेगी। और ये दोनों टर्म मैंने क्यों लिखी हैं, क्योंकि एक इसमें एसओपी फॉर्म है और दूसरी फॉर्म पीओएस है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था एसओपी भी फाइंड आउट करें और पीओएस भी फाइंड आउट करें। तो इसके दो आंसर हैं, एक एसओपी आंसर है और एक पीओएस आंसर है। तो ये जो एक्स बार डॉट जेड प्लस वाई बार डॉट जेड लिखी हुई ये आपकी क्या है,
एसओपी है, क्योंकि इसमें सम हो रहा है दो प्रोडक्ट टर्म्स का, और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो दो टू इनपुट के एंड गेट और एक और गेट यूज होगा। एसओपी में एंड और गेट यूज होते हैं, जबकि आप जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है मिनिमल पीओएस इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ एसओपी को पीओएस बनाने के लिए आपको कॉमन लेना होता है, ठीक है। और पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसओपी बन जाती है, जैसे कि हम अभी तक करते आए ना, ये ऊपर भी हमने किया तो ये एसओपी में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पर भी हमने जो किया था, तो ये देखें पीओएस को एसओपी में ही कन्वर्ट कर लिया। एनीवेज यहाँ पे पीओएस का रिजल्ट भी आ गया है, एसओपी का रिजल्ट भी आ गया है। पीओएस में एक आपके पास गेट लग रहा है और एक गेट लग रहा है एंड। तो अब आपसे सवाल ये है, अगर एसओपी भी आ गई पीओएस भी आ गई, आपके ख्याल में इन दोनों सोल्यूशन में से कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर है और क्यों? किसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा और क्यों? इसका जवाब दीजिए। जी क्लास, एसओपी और पीओएस दोनों रिजल्ट्स आ गए, तो इनमें से कौन सा रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है आपके ख्याल में और क्यों? एनी गेस? गेसेस कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। अब नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ रिजल्ट तो आ गया, ठीक है। अब रिजल्ट को दोनों आ चुके हैं आपके, एसओपी का भी आ गया पीओएस भी आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्यों? ठीक है, आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ, इसमें पीओएस बेहतर है। क्यों बेहतर है? कम गेट्स लग रहे हैं पीओएस में, ठीक है, तो इसमें कॉस्ट बच जाएगा, तो ये फायदा हो रहा है हमें पीओएस में, ठीक है। एसओपी सिंप्लीफाइड है, ज़्यादा आसान है, लेकिन पीओएस भी अगर इक्विवेलेंट देखी जाए तो इस वक्त इस पर्टिकुलर केस में, इस एग्जांपल के केस में पीओएस के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि इसमें कम गेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए आईसी लेवल पे कि कितनी आईसीज यूज हो रही हैं, तो फिर तो दोनों में टाई है। आईसीज तो दोनों में यूज होंगी, एक एंड गेट की और एक और गेट की। लेकिन नंबर ऑफ गेट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ गेट्स पीओएस में दो लगेंगे टोटल, और एसओपी में तीन लगेंगे, तो गेट्स लेवल पे देखा जाए तो पीओएस विल बी अ विनर, ठीक है। इस एग्जांपल में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, क्यूरी हो, कोई बात समझ में ना आई हो? एब्जॉर्प्शन थ्योरम याद आया या भूल गए? याद दिला देता हूँ मैं थोड़ा सा। एब्जॉर्प्शन थ्योरम ये था कि मेरे पास है एक्स बार वाई लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस वाई बार लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे डॉट मौजूद है, और अगर मैं इस पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो ये वाली टर्म जो है वाई वाली, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक्स बार जो है प्लस वाई बार हो जाएगा, और बीच में आएगा डॉट। अच्छा, मैं ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ब्रैकेट यहाँ पे भी ब्रैकेट कर देते हैं, और दूसरी टर्म आएगी मेरे पास वाई प्लस वाई बार, ठीक है, वाई प्लस वाई बार। अब वाई प्लस वाई बार किसके इक्विवेलेंट होता है? थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि ये तो रहेगा एक्स बार प्लस वाई बार एज इट इज, और ये वाली टर्म जो है इक्विवेलेंट हो जाती है 1 के, ठीक है। वाई प्लस वाई बार इज इक्विवेलेंट टू 1, और 1 का अगर मैं एंड करता हूँ इससे तो वो मेरे पास रिजल्ट वही आ जाता है जो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो दैट्स हाउ एक्स बार वाई प्लस वाई बार इज इक्विवेलेंट टू एक्स बार प्लस वाई बार। ये था एब्जॉर्प्शन थ्योरम 2 जो हमने पढ़ा था, ठीक है। रिकॉल करवा दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन है, क्यूरी है या क्लियर है?
तो यहाँ पर आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है। चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं और अब आपको आपके जहनों को चैलेंज करते हैं। सही है। अब ये एक्सप्रेशन है, बताएं इसमें मैं क्या करूं। आप लोग खुद बताएं कि पहले मैं किस टर्म को सॉल्व करूं या क्या किया जा सकता है इसमें। चले मैं खुद ही बता देता हूँ। इसको भी सॉल्व करने के जैसे कि मैंने बताया था मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो शायद आपके जहन में भी ना आ रहा हो, और अगर मैं इसको पहली दफ़ा सॉल्व कर रहा होता तो मैं भी शायद वैसे सॉल्व ना करता। अब जैसे मेरे पास दो सोल्यूशन आए कि लास्ट टू का कॉमन ले लें और कोई कह रहा है फर्स्ट और थर्ड को करें पहले, तो बिल्कुल इसमें कुछ भी किया जा सकता है। इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया भाई। मैंने पहले जो है दो टर्म्स को लिया है, वो लिया है सेकंड और लास्ट वाली। ठीक है। और इस पे मैं सेकंड और लास्ट क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जहन जो है शायद ये चीज सबसे पहले पिक कर लेता है कि एब्जॉर्प्शन लग रहा है। ठीक है। मेरे जहन जो है वो मतलब इस तरह ट्रेंड हुआ है कि वो सबसे पहले जो थ्योरम आइडेंटिफाई करता है वो आइडेंटिफाई करता है एब्जॉर्प्शन। तो इसमें आप देखेंगे ज्यादातर एब्जॉर्प्शन थ्योरम्स ही अप्लाई हुए होंगे, और यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि इन दोनों टर्म्स में एब्जॉर्प्शन अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि टर्म है मेरे पास एक तरफ अगर देखा जाए तो है सिर्फ बी और डी बार, और दूसरी तरफ है बी और डी। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो बी कॉमन निकल जाएगा। मैं आपको साइड पे सॉल्व भी करके बता देता हूँ। तो बी कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ए डी प्लस डी बार। और ये देखिए फिर वही सिचुएशन आ गई, ए डी प्लस डी बार में से एब्जॉर्प्शन अप्लाई होगा तो ये डी यहाँ से चला जाएगा। और ये डी यहाँ से चला जाएगा तो ये टर्म मेरे पास सिंप्लीफाई होकर क्या बच जाएगी, डी यहाँ से चला जाएगा तो ये टर्म सिंप्लीफाई होकर मेरे पास क्या बचेगी, ए बी। ठीक है। और प्लस बी डी बार। यानी इन दो टर्म्स में से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो पहली वाली टर्म में से क्या चीज रिमूव हो जाएगा, डी रिमूव हो जाएगा। पहली वाली टर्म में ए बी डी में से डी रिमूव हो जाएगा और क्या रह जाएगा, ए और बी। और बाद वाली टर्म वैसी रहेगी बी डी बार। तो आप अब देखें कि ऐसा ही हो रहा है। चेक करते हैं स्टेप आगे बढ़ा के कि ए बी रह गया है। तो ये देखें इसमें सिर्फ ए बी रह गया, एब्जॉर्प्शन मैंने अप्लाई कर दी। और फिर दोबारा से मैंने जो आइडेंटिफाई किया कि अब मैं इन दो टर्म्स को सॉल्व करूंगा और इधर में क्या अप्लाई करने वाला हूँ वो भी देख लेते हैं। मैंने जो दो टर्म पिक करी हैं वो दो टर्म हैं ए और बी। तो ये ए और बी लिखा। ठीक है। और प्लस कौन सी टर्म आ रही है, ए बार बी सी बार। इस टर्म को देखा जाए तो इसमें भी वही वाली बात है कि मैं क्या चीज कॉमन निकाल लूंगा, बी कॉमन निकाल लूंगा। बी कॉमन निकाल लूंगा तो क्या रह जाएगा इसमें, ए और ये रह जाएगा। और फिर इसको आइडेंटिफाई करें तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन अप्लाई हो रहा है। एब्जॉर्प्शन अप्लाई होगा तो यहाँ से ए रिमूव हो जाएगा, और ए रिमूव हो जाएगा तो फिर मैं वापस इसको रिवर्ट कर देता हूँ। मेरे पास टर्म रह जाएगी ए बी प्लस बी सी बार। यानी इस इन दो टर्म्स को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ए बी प्लस बी सी बार रह जाएगा और यहाँ से ए बार एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ए बार एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि ऐसे ही हुआ है। ठीक है। तो ए बार वहां से रिमूव हो गया, सिर्फ और सिर्फ बी सी बार एब्जॉर्ब हो गया। तो सारी बात ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सॉल्व करने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा स्किल ज्यादा पॉलिश्ड है। इस वक्त मैं उस पर्सन के नजरिए से सॉल्व कर रहा हूँ जिसको एब्जॉर्प्शन थ्योरम जहन में ज्यादा पॉलिश हुए हैं, तो एब्जॉर्प्शन वो देखता जा रहा है और एब्जॉर्प्शन वो अप्लाई करता जा रहा है। ठीक है। यानी वो हर एक इस पूरी प्रॉब्लम को एक ही टूल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो टूल है एब्जॉर्प्शन। तो कोई हर्ज नहीं है, किया जा सकता है, किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नहीं, जरूरी नहीं है। देखो मैं वही बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है। मैंने अभी यही बात बताई कि आप
ट्रेंड किस तरीके से हो सकता है, कोई बंदा कंफर्टेबल हो आइडेंटिटी थ्योरम से, हो सकता है कोई बंदा कंफर्टेबल हो एब्जॉर्प्शन से, कोई किसी भी तरीके से कोई भी एल्गोरिथम से कंफर्टेबल हो सकता है। ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा बंदा सॉल्व कर रहा है जो कंफर्टेबल है एब्जॉर्प्शन से, और ये एग्जांपल मुझे कराने का पर्पस ये है कि मैं एब्जॉर्प्शन थ्योरम आप लोगों को जहनों में मतलब ट्रेन कर सकूं कि एब्जॉर्प्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोगों की इस एग्जांपल से ट्रेनिंग हो रही है कि एब्जॉर्प्शन आइडेंटिफाई कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन से काम आसान हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना कन्वेंशनल तरीका हमारा क्या है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वो है कॉमन लेना, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला तरीका है। हम कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने फोकस दिया हुआ है सिर्फ एब्जॉर्प्शन पे, लेकिन इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और ट्राई भी कीजिएगा। आपके जहन में इसको देख के जो सोल्यूशन आ रहा हो आप ट्राई कीजिएगा, और फिर इवेंचुअली फाइनल आंसर को कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे क्या हो रहा है, इस स्टेज पे तो बहुत आसान है, ए बी दोनों में कॉमन है, मैं दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा, तो C+1 बच जाएगा, और C+1 इक्वेलेंट टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। C+1 इक्वेलेंट टू 1 हो जाएगा, तो वो वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स मैंने इसमें थोड़े से स्किप किए, मैं डायरेक्टली आंसर्स लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप्स नहीं बता रहा। तो ABC और AB में अगर AB को कॉमन निकाल लिया जाए तो बचता है मेरे पास, यहाँ पे कर देता हूँ मैं आप लोगों की आसानी के लिए फिर से, कि हुआ क्या है, ABC, ठीक है, प्लस AB था, इसमें क्या हुआ, AB कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा C+1, और C+1 इज एक्चुअली इक्वलेंट टू 1, तो AB 1, और ये सिंपली क्या रह गया मेरे पास, AB ही रह जाएगा, तो 1 तो हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं टर्म AB लिखी रह गई, दो टर्म्स रिमूव हो गए, और दो में से सिर्फ क्या रह गया, AB रह गया, तो ABC प्लस AB को रिमूव करके मैंने सिर्फ AB लिख दिया। ये आपका सिंपल थ्योरम अप्लाई हो गया। ये भी एब्जॉर्प्शन ही है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन थ्योरम 1 है ये, लेकिन ठीक है, पहले 2 अप्लाई हो रहा था, अब ये 1 अप्लाई। तो अब मेरे पास 5 में से 4 टर्म रह गई, क्या रह गई, AB रह गया, B.C बार रह गया, प्लस CD रह गया, प्लस B.D बार रह गया। अब मेरी नज़र फिर इस चीज़ पर पड़ी कि यार इसमें कॉमन जो बन रहा है वो बन रहा है, इसमें किस किस में कॉमन बन रहा है, B कॉमन बन रहा है, और कुछ बन नहीं रहा। और तो मैंने कहा अच्छा क्या करूं, चले कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, कॉमन ले लिया यहाँ पर, और कॉमन लेके ये सूरत हाल आ गई। अब ये सूरत हाल में मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने और कुछ जहन लगाया, मेरे जहन में एक और एल्गोरिथम याद आ रहा था, मैंने कहा कौन सा एल्गोरिथम लगाऊं, कौन सा एल्गोरिथम लगाऊं, मेरे जहन में आया डिमॉर्गन लगा सकता हूँ। डिमॉर्गन लगा दिया मैंने, यहाँ पर डिमॉर्गन लगाया तो ये टर्म चेंज होकर होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गई। अब देखो डिमॉर्गन लगाने से फायदा क्या हुआ, फिर वही बात मैंने बताई कि ये बंदा जो सॉल्व कर रहा है ये सब एब्जॉर्प्शन थ्योरम को ऊपर फोकस किया हुआ है। अब इसके पास जो टर्म आ रही है वो आ रही है ये, क्या टर्म आ रही है, CD, ठीक है, प्लस B.CD का बार। देखो ये वही फिर एब्जॉर्प्शन थ्योरम ही बन गया ना हमारे पास, यहाँ पे भी टर्म CD कॉमन है, और यहाँ पे CD का बार है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था एब्जॉर्प्शन थ्योरम में कि क्या टर्म रिमूव हो जाती है, वो वाली टर्म रिमूव हो जाती है जिसके साथ कोई और लिटरल भी मौजूद है, तो इसका रिजल्ट सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या रह जाएगा, CD प्लस B रह जाएगा, यानी इसको अगर मैं आपको लिए आसान करूँ से ये X है, और ये प्लस है BX कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको पता है इसका रिजल्ट क्या रह जाता है, X प्लस B रह जाता है। ठीक है, X एक लिटरल होता है, यहाँ पे दो लिटरल एक साथ लिखे हुए हैं, तो पूरे को इन्होंने एक साथ ही एब्जॉर्ब करवा, तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, तो टर्म मेरे पास क्या रह गई, CD प्लस B रह गई, CD का होल कॉम्प्लीमेंट एब्जॉर्ब हो गया। फिर क्या किया जा सकता है, B इसमें बन रहे थे, मैंने B कॉमन ले लिया, तो A+1 बच गया, A+1 को आप पता है सिंप्लीफाई होकर 1 ही रह जाएगा। तो इवेंचुअली जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन रह गई वो B+C.D रह गई, और अब इसमें मैं मजीद कुछ भी नहीं कर सकता। हुआ क्या, इनिशियली मेरे पास लिटरल थे 13, काउंट कर सकते हैं, 3 3 6, 3 9, 2 11 और 2 13। इनिशियली मेरे पास 13 लिटरल्स थे, और अब जो मेरे पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आई है इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 लिटरल्स रह गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेव किया है, टाइम पेपर वर्क पे लगा, लेकिन हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन आसान हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन में इंप्लीमेंट करूँ 13 से उसका रिजल्ट भी सेम आएगा,
और जो मैं नीचे वाली इक्वेशन इंप्लीमेंट करूंगा 3 लिटरल से, इसका रिजल्ट भी एग्जैक्टली सेम आए। तो दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन को इंप्लीमेंट करना कॉस्टली है, टाइम भी लेगा, एरर भी ज़्यादा आएंगे, पावर भी ज़्यादा लेगा, बहुत सारी चीज़ें। जबकि नीचे वाली इक्वेशन को आप देखें कितना आसान है इंप्लीमेंट करना, सिर्फ 3 लिटरल यूज होंगे, 5 में 5 थे, कितने थे ऊपर, नहीं ए बी सी डी 4 लिटरल थे, 4 में से सिर्फ 3 यूज होंगे। ए इंडिपेंडेंट है इस इक्वेशन में, यानी ए में सप्लाई करूँ ना करूँ मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ए से इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आ रहा होगा। यानी ये वाला सर्किट आप ए के साथ भी बना सकते हैं और ए के बगैर भी बना सकते हैं, आप बड़ी वाली इक्वेशन से भी बना सकते हैं और छोटी इक्वेशन से भी। दोनों सूरतों में आपका रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप किसी और मेथड से करते हैं तो हो सकता है 3 ही आ जाएं, या हो सकता है आप 3 से ज्यादा में सिंप्लीफाई कर दें, हो सकता है आप 2 ले आए, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, ये तो तब पता लगेगा जब आप कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन एक मेथड मैंने यहाँ पे आपको बताया और उससे इसके मिनिमम लिटरल 3 तक चलेंगे। आप जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उससे हो सकता है 3 ही आ जाए, तो टाई हो जाएगी, ये मेथड वो मेथड बराबर है, तो आप फिर कह सकते हैं सर मैं तो अपने मेथड से करूंगा क्योंकि मेरा रिजल्ट भी सेम आ रहा है। या हो सकता है आप सॉल्व करें और आपके रिजल्ट में 2 लिटरल आ जाए, फिर तो बेस्ट है। मैं तो कहूंगा कि से भाई हंजला आपका मेथड बेस्ट है, मैं तो आपका वाला फॉलो करूंगा क्योंकि इसमें तो ज्यादा आसानी है। तो इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, तो अब आपका समझ लें चैलेंज या टास्क यही है कि आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, सिर्फ इस एग्जाम्पल को आज घर पे खुद से सॉल्व कीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी जितने भी आपको पोस्टुलेट्स और थ्योरम मेमोराइज हैं उसकी बेस पे, और उसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों के रिजल्ट्स में कितने लिटरल आ रहे हैं। ठीक है, ट्राई जरूर कीजिएगा, ये एग्जाम्पल जान के रखी गई थोड़ी सी चैलेंजिंग, कि आप इसे ट्राई करें। ठीक है, तो इसमें अब अपनी मर्जी से आप थ्योरम अप्लाई करेगा, जो आपको समझ आएगा सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आपने इसको मिनिमाइज करते हुए कितने लिटरल तक ले गए। ठीक है, तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे वो बंदा सॉल्व कर रहा है जो कंफर्टेबल है एब्जॉर्प्शन थ्योरम से। ठीक है, वो आइडेंटिटी इंडेम्पोटेंसी और इन थ्योरम में नहीं पढ़ता, वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन ढूंढता है, क्योंकि उसने शायद एक फॉर्मूला पकड़ लिया कि एब्जॉर्प्शन से सॉल्व करूंगा तो मेरे रिजल्ट अच्छे आएंगे। और दैट मेक सेंस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि टर्म्स रिमूव होती जाती हैं, एब्जॉर्ब होती जाती हैं। तो उसने ये अप्रोच फॉलो करी, आप कोई और अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, और फिर आंसर चेक करना है कि इस बंदे की अप्रोच ज्यादा बेहतर है या आपकी। तो लिटरल जिसके कम आएंगे डेफिनेटली दैट विल बी अ विनर, जो भी होगा वो विनर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि देयर कैन बी मैनी सोल्यूशंस, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम लिटरल आए जाए। ठीक है, तो लेक्चर मेरे ख्याल से आज का हमारा यहीं तक था। ठीक है, तो इस लेक्चर में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर है, तो लेक्चर में कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।